नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पूर्व। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत और आधुनिक भारत के क्रम में आज पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। उनको अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख लें, ताकि यहाँ आपको अच्छी से क्या हो सके, समझ में एक कॉन्सेप्ट विकास हो सके। और इनके अलावा जिनको PDF चाहिए, PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, अंग्रेज और फ्रांस, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़े थे, इसके बाद अंग्रेज के बारे में पढ़े और डेनिश के बारे में पढ़े, और अब क्या चलेगा, फ्रांसीसी के बारे में चलेगा। इसके बाद फ्रांसीसी के बारे में चलेगा। इसके अलावा लास्ट में चलेगा स्वीडिश कंपनी, जो एक पॉइंट है उसके बारे में, और यह टॉपिक क्या होगा, समाप्त होगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। देखिए हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़े कि पुर्तगाली जो है सो सबसे पहले वास्को डी गामा आया, किस तरह से पुर्तगाली गवर्नर आए, अपना पहला व्यापारिक कोठी कालीकट में कालीकट में पहुँचे और कोचीन में पहला व्यापारिक कोठी खोले। जामोरिन ने भव्य स्वागत किया। इनके अलावा और भी उनसे जुड़ी जो भी बातें थी हमने डिटेल किस बात पढ़ा। इसके बाद अंग्रेज के बारे में पढ़ा, अंग्रेज के बारे में पढ़ा, किस तरह से वो शादी हुआ पुर्तगालियों के साथ और मुंबई दहेज के रूप में दे दिए, बड़ा आश्चर्य वाली घटना घटा था। तत्पश्चात लोग डेनिश के बारे में पढ़े। डेनिश कुछ खास नहीं था। डेनिश 1616 में आए और वो तुरंत अपना एक फैक्ट्री खोला था ट्रावनकोर में, जो तंजौर में पड़ता है। उसके अलावा ये इसको लगा कि हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वापस चला गया। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में, और फ्रांसीसी के बारे में इनकी तो इम्पोर्टेंट है इसका परिचय, इसके बाद पढ़ेंगे बोलो इसका डिटेल्स क्या होता है। पहले इसका परिचय देखिए। फ्रांसीसी में चल रहा था राजतंत्र, ठीक है, क्योंकि ये घटना है 1664 की। तो फ्रांस में यूरोप महादेश में आप मैप देख चुके हैं कि यूरोप महादेश में देखिए, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए ताकि रिवीजन हो जाए। ये आपका एशिया महादेश है और ये आपका बगल में जो है सो ये यूरोप महादेश है, ठीक है। तो यूरोप महादेश में फ्रांस भी एक देश था जहाँ पे, और है भी अभी, जहाँ पे क्या था कि राजतंत्र चल रहा था। और वहाँ के जो राजा थे, ये जो फ्रांस के राजा थे, यूरोप में एक देश पड़ता है फ्रांस, ठीक है, और फ्रांस के जो राजा थे जिसका नाम क्या था, लुई 14वां। याद रखिएगा, फ्रांस के जो राजा थे, फ्रांस के जो सम्राट थे, उसका नाम क्या था, लुई 14वां। और उसके जो मंत्री थे, उसके मंत्री जो इंडिया पहुँचे, और इंडिया में देखिए उसके मंत्री जो है, क्या नाम है उसका, कॉलबर्ट। तो उसके मंत्री जो थे कॉलबर्ट थे, और उसी के मंत्री यानी कॉलबर्ट के प्रयास से इंडिया में उसका कंपनी आया, इंडिया में, जिस कंपनी का नाम है कंपनी द एंड ओरिएंटल। ये जो कंपनी था किसका था, फ्रांसीसियों का था। आप पहले पढ़ चुके हैं पुर्तगाली का भी कंपनी आ चुका है, अंग्रेज का भी और डेनिश का। अब किसका कंपनी पहुंचा, यह पहुंचा फ्रांसीसी कंपनी। तो पहला सवाल आपका ये बन जाता है कि फ्रांसीसियों का आगमन भारत में किस फ्रांस के सम्राट के समय में हुआ, तो वो आपका हो जाएगा लुई 14वां। और लुई 14वां के किस मंत्री के सहयोग से भारत में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हो पाई, तो उसका नाम क्या है, कॉलबर्ट है, ठीक है, क्या है, कॉलबर्ट। और फ्रांसीसी का आगमन जो इंडिया में हुआ था, वो कब हुआ था, 1664 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक बड़ा अजीब घटना है जो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज का लगभग बहुत कुछ मैच किया है, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो 1664 में फ्रांसीसियों का भी आगमन हो गया, और फ्रांसीसी का आगमन हुआ तो सबसे पहले इसने अपना कोठी खोला, व्यापारिक कोठी जिसे लोग कहते हैं, ऑफिस एक तरह से, जहाँ से वो व्यापार करते थे। तो फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक कोठी जो खुला वो सूरत में खुला। कब खुला, 4 साल के बाद, ध्यान रखिएगा। आया कब, 1664 में, ठीक है। फ्रांसीसी लोग आए कब, 1664 में, और अपना फैक्ट्री कब खुला, 1668 में। 4 साल के बाद अपना फैक्ट्री खोला, और कहाँ पे, सूरत में। हम क्या बताए थे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, इसके पहले 3 पढ़ चुके हैं। तो अंग्रेज का भी पहला कोठी
अंग्रेज़ों का भी पहला कोठी जहांगीर के परमिशन के बाद 1608 में सूरत में खुला था। और इसका भी पहला फैक्ट्री, फ्रांसीसियों का भी पहला फैक्ट्री सूरत में ही खुला। और बड़ा एक अजीब घटना है कि यूरोप महादेश में, जब हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, यूरोप महादेश में ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच हमेशा झगड़ा का एक माहौल बना रहता था, दोनों में विवाद का माहौल बना रहता था। जिस तरह से आज के समय में पाकिस्तान और भारत का मुद्दा बना हुआ है, भारत और चीन का मुद्दा बना हुआ है, उसी तरह से यूरोप महादेश में ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक विवाद का केंद्र बना रहता था। और उससे हम लोग इसे क्या करेंगे, जोड़ के पढ़ेंगे। तो सूरत में फ्रांसीसियों का भी पहला फैक्ट्री खुला था, लेकिन कब, 1668 में। और अंग्रेज़ों का भी पहला फैक्ट्री सूरत में ही खुला, क्या कहते हैं, 1608 में। दोनों आपस में लड़ते भी थे और एक जगह ऑफिस आके खोले। इसके बाद देखिए, अंग्रेज़ों का दूसरा फैक्ट्री खुला था मसूलीपट्टनम में, ठीक है, 1611 में। आप पढ़े हैं तो याद जरूर रखेंगे, ठीक है। आप वीडियो को दोबारा भी देख लें। तो 1611 में अंग्रेज़ों ने अपना दूसरा व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोला। और संजोग देखिए कि ये जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने भी अपना दूसरा फैक्ट्री कहाँ खोला, मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो बाद में आए थे। तो ये अंग्रेज़ों का पहला कोठी कहाँ था, सूरत था। और फ्रांसीसियों का पहला कोठी कहाँ था, सूरत था। अंग्रेज़ों का दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ था, मसूलीपट्टनम था। और फ्रांसीसियों का दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ था, ये मसूलीपट्टनम था। दोनों का सेम था, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, अंग्रेज बराबर आप फ्रांस याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 1673 में जो इसका कंपनी तो पहले आ चुका था, कंपनी स्थापित हो चुका था। तो कंपनी के जो डायरेक्टर थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ये फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो निदेशक थे, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैंको मार्टिन, और उसका एक वेलांग द लेस्पिने, ये दोनों क्या थे, मतलब डायरेक्टर थे। किसके डायरेक्टर थे, खास करके अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो ये आपको जरूर याद रखना होगा, ठीक है। कंपनी के निदेशक, फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन थे, फ्रैंको मार्टिन थे। और फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया, हमारे जो साउथ इंडिया जो है उसमें एक वाली कोंडापुरम का राजा जो था, राजा नहीं सूबेदार। पहले आपको पता है कि हमारे देश में मुगल का शासन चल रहा था, और मुगल का जब शासन चल रहा था तो लगभग हर जगह सूबेदार हुआ करता था। तो वाली कोंडापुरम के जो सूबेदार जिसका नाम था शेर खान लोदी। तो शेर खान लोदी ने क्या किया, जो फ्रांसीसी कंपनियां थी उसको एक बस्ती दे दिया, ठीक, उसको एक बस्ती दे दिया। किसको दिया था, फ्रैंको मार्टिन को दिया। फ्रैंको मार्टिन को एक बस्ती दिया, किसने दिया, वाली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी। और वही बस्ती को बाद में फ्रांसीसियों ने बसाया, जिस बस्ती का नाम क्या पड़ा, पांडेचेरी। तो यहाँ एक सवाल एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि पांडेचेरी बस्ती को किसने बसाया था। तो पांडेचेरी को किसने बसाया था, फ्रांसीसियों ने बसाया था। और ख़ास करके इनका पूछता है पांडेचेरी का हेड कौन था। तो पांडेचेरी का जो हेड था, इसका नाम था फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन। और फ्रांसीसियों ने पांडेचेरी, यहाँ भी एक भी सवाल ये भी याद रखेंगे कि फ्रांसीसियों ने पांडेचेरी किससे प्राप्त किया था। तो फ्रांसीसियों ने पांडेचेरी जो है शेर खान लोदी से प्राप्त किया था। शेर खान लोदी कौन थे, वाली कोंडापुरम के सूबेदार थे। यहाँ तक हो गया। इसके बाद फ्रांसीसियों ने, एक बात आपको हम बता दें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कि फ्रांसीसी और अंग्रेज जिस तरह से ये सब यूरोप महादेश में आपस में लड़ते थे, उसी तरह से जब ये इंडिया पहुँचे तो ये आपस में फिर लड़ने लगे, क्योंकि इसका विवाद का केंद्र यूरोप महादेश में ही था। और यहाँ भी और फ्रांसीसी आए तो इसका कहने का मतलब है बिल्कुल हूबहू वही कैरेक्टर था जो अंग्रेज़ों का था, क्योंकि ये अंग्रेज़ क्या किए थे, हमारे इंडिया के जो है ना पर्सनल, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, प्रशासनिक मामला, जो राजनीतिक मामला था, हमारे जो आंतरिक मामला था, उसमें दखल दे रहे थे कौन, अंग्रेज। और फ्रांसीसी भी वही कर रहे थे, फ्रांसीसी भी हमारे आंतरिक मामला में दखल दे रहे थे, राजाओं से संघर्ष हो रहा था, ठीक है। तो उसी क्रम में फ्रांसीसी भी अपना, मतलब क्या कहते हैं, बंगाल के जो सूबेदार था जिसका नाम है शाइस्ता खान। और ये जो शाइस्ता खान थे, ये औरंगजेब का, आपको पता होगा जब लोग मराठा साम्राज्य में पढ़ेंगे तो मराठा साम्राज्य में क्या है कि शाइस्ता खान का हत्या जो है सो शिवाजी ने किया था। इसके बारे में लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो शिवाजी से इसका भी संघर्ष हुआ था। तो फिलहाल आप याद रखिए, बंगाल के जो सूबेदार थे शाइस्ता खान, और ये शाइस्ता खान जो है, इनसे प्राप्त कर लिया फ्रांसीसियों ने एक बस्ती, और उस बस्ती का नाम पड़ा चंद्रनगर।
तो अभी हमने हम अभी क्या देखे कि फ्रांसीसी जो है अपना विस्तार करते जा रहा है और पांडिचेरी प्राप्त किया शेर खान लोधी से और चंद्रनगर प्राप्त किया किसे, शाइस्ता खान से। लेकिन शुरू से अंत तक ये दोनों में आपसी विवाद रहता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, आपस में युद्ध हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाता है। जिस तरह से अंग्रेज ने पुर्तगालियों को युद्ध करके विवश कर दिया और वो गोवा में ही सिमट के रह गया, और ये जो क्या कहते हैं डेनिश तो वापस चले गए थे। इसके अलावा लोग डच पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डच पढ़े थे। और डच क्या था, अंग्रेज चाहता था कि डच अपना व्यापार यहाँ ना करे, वो अकेला करे, इसीलिए डच के साथ युद्ध किया था, बेदरा का युद्ध 1759 में। और उस युद्ध में हारने के बाद डच लोग भी वापस यूरोप चला गए थे। अब अगला संघर्ष का केंद्र बनता है अंग्रेजी और फ्रांस, और आगे हम लोग देखेंगे क्या अंग्रेजों और फ्रांस में जो युद्ध हुआ उसमें किसका विजय होता है, इसको देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अब अभी तो परिचय देख लिए कि अंग्रेज और मतलब फ्रांसीसियों का परिचय, पहला कोठी कहाँ खुला, किसने खोला, किसके नेतृत्व में खुला, किस तरह से पांडिचेरी पर और चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का मतलब क्या रहा, कब्जा हुआ। अब देखेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष होने का मुख्य दो वजह था। एक वजह था कि ये सब जो यूरोप महादेश से आए थे आपस में वहाँ भी ये सब का संघर्ष चल रहा था, और वही संघर्ष के कारण जब दोनों इंडिया पहुँचते तो यहाँ भी संघर्ष होता है, ये पहला वजह था। और दूसरा वजह था क्या था कि यहाँ से व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते थे। हालांकि फ्रांसीसी हार गए पूरी तरह से, जो लोग देखेंगे कैसे हारते हैं और कौन सा एग्जाम में प्रश्न बार बार आता है। देखिए ये अंग्रेज और फ्रांस, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी को हम लोग फ्रेंच भी कहते हैं, फ्रांसीसी को फ्रेंच भी कहते हैं, ठीक है, फ्रेंच भी कहते हैं, ओके। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 बार संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष को एक विशेष नाम से जाना जाता है। उस युद्ध का नाम है कर्नाटक युद्ध। तो सिंपल से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो आप यहाँ याद रखेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अब देखिए इसके बाद एक और युद्ध है जहाँ से फ्रांसीसियों का अंत होगा, और जिस तरह से बेदरा का युद्ध में डच लोग बोरिया बिस्तर बांध के चले गए थे कहाँ, अपना यूरोप, इस तरह से ये भी लोग चले जाते हैं। लेकिन आज़ादी के कुछ बाद तक ही भी इसका कहानी है। फिलहाल देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध होता है। एक आपका है प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध, इसके बीच में जो भी युद्ध हुआ उसका नाम कर्नाटक युद्ध पड़ा। 3 बार हुआ तो 3 हो गया। चलिए, आप कोई एग्जाम में आपका डेट पूछ लिया जाता है, और ये डेट क्या होता है, यहाँ पे जो भी है, ये तीनों चारों जो भी है, इसका वर्ष, कारण, संधि और परिणाम, ये आपका बन जाता है मेरिट। क्या बन जाता है, मेरिट। क्योंकि पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वास्को डी गामा कहाँ आया, कौन सा ऑफिस खोला, वो सब नॉर्मली क्या होते हैं, अधिकतर सॉल्व करते हैं। बट यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा संधि के साथ समाप्त हुआ, क्या परिणाम निकला, ये सब जैसे सवाल आता है वो मेरिट का क्वेश्चन बन जाता है, जो हर कोई सॉल्व नहीं करते हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध आपका हुआ 1746 से 1748 तक, दे दीजिएगा। और कोई भी युद्ध होता था तो अक्सर क्या होता था, लास्ट में समझौता हो जाता था, जिस समझौता को लोग संधि के नाम से जानते हैं। तो पहला कब हुआ, ये 1746 से 48 तक, ये 2 साल तक लगभग चला, 3 साल। इसके बाद कारण क्या था, आखिर ये सब आपस में क्यों लड़े। तो यूरोप महादेश में एक छोटा मोटा देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी आपका मतलब फेमस है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है, वियना है। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और उत्तराधिकार का जब युद्ध चल रहा था तो सिंपल सी बात है कि फ्रांस भी, जैसे अंग्रेज और फ्रांस, कहने का मतलब है अभी के ज़माने में, अभी के समय में अगर चाइना और भारत की युद्ध की बात होता है तो रूस इंडिया की तरफ आ जाता है, तो कुछ पाकिस्तान चाइना की तरफ चल जाता है। तो यहाँ भी वही था, जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था कि अगला ऑस्ट्रिया में अगला राजकुमार कौन होगा, तो उसमें कुछ का सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे और कुछ का सपोर्ट फ्रांसीसी कर रहे थे, और वहाँ उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। और इन संघर्ष कहाँ होता है, इंडिया में होता है। ये उत्तराधिकार का युद्ध ऑस्ट्रिया में चल रहा था, और ये सब आपस में इंडिया में जो आपस में संघर्ष करने लगते हैं। और ये हुआ था आपका 1746 से 48 के बीच, और लास्ट में एक समझौता के तहत समाप्त होता है ये युद्ध, एक्स-ला-शापेल की संधि। एक्स-ला-शापेल की संधि जो बिल्कुल मेरिट का सवाल है, एक्स-ला-शापेल की संधि। बाद में एक ट्रिक्स भी बताएंगे जो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अब इसमें परिणाम क्या निकला,
इसमें परिणाम क्या निकला, इसमें परिणाम देखिए, फिलहाल इसको देखिए, इसमें परिणाम फ्रांसीसियों का विजय हुआ, फ्रांसीसियों का विजय हुआ, विजय हुआ लेकिन समझौता हो गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, परिणाम तो इसका नहीं आएगा एग्जाम में, इसका भी परिणाम नहीं आएगा। ये याद रखेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्या याद रखेंगे, एक्सला-शापिल की संधि। इसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध जैसे ही ये समाप्त हुआ उसके अगले साल ही शुरू हो गया और ये लगातार 5 साल तक संघर्ष चलते रहा। इसमें क्या कारण था, इसमें तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो ये सब इंडिया में जो पहुंचे थे आपस में यहाँ भी लड़ रहे हैं, वहाँ तो लड़ ही रहे थे, यहाँ भी आपस में संघर्ष का स्थिति बना था। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध जब होता है ये 49 से 54 तक चलता है, ये 5 साल लगभग चला, लगभग क्या पूरा 5 साल चला, 5 साल चला, वो खत्म हुआ, इसके बाद ये तुरंत स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध कारण बनता है। कारण कैसे बनता है, हमारे देश में हम आपको पहले बता दिए कि अंग्रेज और फ्रांसीसी हमारे देश के आंतरिक मामले में बहुत ज़्यादा दखल दे रहे थे, और दखल दे रहे थे तो यहाँ राजाओं का शासन चल रहा था। अब हैदराबाद और कर्नाटक जब भी कोई राजा हटा, चाहे हैदराबाद का हो चाहे आपका कर्नाटक हो, तो अगला राजा कौन बनेगा, उसका दामाद बनेगा कि राजा का बेटा बनेगा, राजा का पोता बनेगा, राजा की पत्नी बनेगी, रानी बनेगी, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये उत्तराधिकारी में क्या करते थे, अंग्रेज किसी और को सपोर्ट करते थे और फ्रांसीसी किसी और को सपोर्ट करते थे। इसीलिए ये संघर्ष चलता रहा 5 साल तक और लास्ट में जाके पांडिचेरी की संधि होता है। और पांडिचेरी इसलिए संधि होता है क्योंकि ये कारण इंडिया का था, जब कारण इंडिया का था तो संधि भी इंडिया में ही होगा, इसीलिए पांडिचेरी के संधि के तहत क्या हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन एक बात हम आपको बताएंगे, जब ये कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है 1754 में, और उसके बाद देखिए 1954 यानी कि लगभग 200 साल का एक कहानी है जो लोग आगे देखेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या था, तीसरा कर्नाटक युद्ध 7 वर्ष की युद्ध। इसका कारण देखिए, कारण क्या था कि 7 साल तक युद्ध चल रहा था ब्रिटेन में, 7 साल तक युद्ध चला था, ये भी एक तरह से उत्तराधिकारी का था। तो इस युद्ध का नाम था क्या, सप्तवर्षीय युद्ध। और ब्रिटेन में आपस में दोनों में संघर्ष के कारण क्या हो रहे थे, ये इंडिया में भी दोनों जो फ्रांसीसी कंपनियां थी और इंडिया में जो अंग्रेज की कंपनियां थी वो दोनों में संघर्ष हो रहा था। और यही कारण है कि ये चला था, आपको पता होगा फ्रांस की ये पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, तो ये पेरिस में ही संधि हुआ। ये दोनों कारण यूरोप का है, यूरोप महादेश का है, ठीक है, और ये कारण इंडिया का है। तो कारण से आप देख रहे हैं पेरिस की संधि, तो पेरिस की संधि किस में हुआ था, तीसरा में हुआ था, और ये आपका चला था 1758 से 1763। तो ये अब जिस समय तीसरा कर्नाटक युद्ध चला 1758 से 1763 के बीच, इसी में एक बहुत बड़ी घटना घटी और अंततः यह वही एग्जाम में बार बार अधिकतर वही आता है। उस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध, ठीक है। क्या था वांडीवास का युद्ध, सबसे पहले देखेंगे एग्जाम में यही पूछ लिया है, वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध के समय, क्योंकि ये 58 से 63 तक चला है और उसी के बीच में ये 1760 में चल रहा था। तो वांडीवास का युद्ध में एक तरफ से अंग्रेज थे और एक तरफ से फ्रेंच थे। इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में फ्रांसीसी लोग हार गए, फ्रेंच लोग हार गए, और फ्रेंच हार गए तो इस तरह से नहीं हारे, पूरी बुरी तरह से हार गए। और अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट और फ्रांसीसी अर्थात फ्रेंच का नेतृत्व कर रहा था काउंट डेली। तो अंग्रेज का आयरकुट, ये भी पूछ लिया जाता है कि वांडीवास का युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था या फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था। और इसी वांडीवास के युद्ध में हारने के बाद फ्रांसीसी पूरी तरह से इंडिया छोड़ देते हैं और इंडिया से चले जाते हैं, लेकिन कुछ रह जाते हैं जो आज़ादी के बाद जाते हैं, वो आपका है 1954। जैसे कहते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली, मतलब यहाँ क्या होता है, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है, फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है, लगभग चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ जो रहते हैं 1954 तक रहते हैं। तो ये सब क्या शासन करने का मुख्य वजह नहीं था, छोटा मोटा इलाका में जो है इसको क्या कहते हैं, पांडिचेरी तो बिल्कुल जो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर ये आपका भी केंद्र शासित है। तो पांडिचेरी जो है थोड़ा सा आप मैप से देख समझ सकते हैं, पांडिचेरी का ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है, और तमिलनाडु में ही एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में ही कुछ रह जाते जो 1954 तक रहते हैं, लेकिन फ्रांसीसियों का अंत जो है 1760 में ही हो गया था, इसीलिए फेमस है वांडीवास का युद्ध। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष देखा। एक बार उसे लोग देखते एग्जाम में कि
3 कर्नाटक युद्ध हुआ, कब कब हुआ इसको देख लेंगे। इसके बाद पहला का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। एकदम एग्जाम ऑप्शनल एग्जाम में क्या होता है, जितने भी एमसीक्यू एग्जाम होते हैं स्पष्ट ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कारण क्या था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। दूसरा में कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार। तीसरा का सप्तवर्षीय युद्ध। इसके बाद तीनों में संधि हुआ। संधि तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रख से ऐप से याद रख सकते हैं। एप्स अभी बहुत सारा मतलब मोबाइल में ऐप आता है, तो ऐप से याद रखिए। ऐसे हो गया एक्सला सापेल की संधि, फिर से आपका हो गया पांडिचेरी की संधि, और फिर से आप क्या हो गया पेरिस की संधि। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, या तो कहानी से याद रखेंगे तो आपका वैसे भी याद हो जाएगा कि एस्ट्रिया हुआ था, और ये सप्तवर्षीय जो हुआ था तो यूरोप में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस पड़ता है, उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा पांडिचेरी इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि ये हैदराबाद और कर्नाटक का हुआ था, तो कारण आपको समझना होगा। इसके बाद वांडीवास का युद्ध, जो सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ रहता है। तो ये यूरोपीय कंपनियाँ थी। लास्ट में एक कंपनी और आया इंडिया, लास्ट में एक कंपनी और आया, लेकिन ये क्या हुआ कि इंडिया से व्यापार नहीं किया, वापस चला गया तुरंत। इसका व्यापार चीन के साथ चलता था, तो इसलिए इसको जानना जरूरी नहीं है एकदम ऐसा, लेकिन हाँ ऐसा जानना जरूरी होगा कि ये अंतिम यूरोपीय कंपनियाँ कौन थी। तो अंतिम जो यूरोपीय कंपनियाँ थी यह थी आपका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो आया था इंडिया 1731 में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो वर्चस्व बनता है किसका बनता है, अंग्रेज का, क्योंकि पुर्तगाली भी गोवा में सिमट गया है, और डच भी तो वापस चला गया, फ्रांसीसियों का भी अंत हो गया, और अंग्रेज इंडिया में बसते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट में कि अंग्रेज़ों का शासन पूरी इंडिया में किस तरह से फैलता है, कैसे वो मैसूर के साथ संबंध क्या रहता है, टीपू सुल्तान के साथ संबंध क्या रहता है, जब बंगाल जाते हैं तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध कैसे होता है, आने की ये जानेंगे कि अंग्रेज़ों का मतलब अलग अलग मतलब क्षेत्र में किस तरह से अपना वो मतलब पाँव क्या करते फैलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।